बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 324 मुलाहिदा फरमाएं। तुम्हारे साथ पैसेंजर सीट पर कबीर शाह बैठा था और दो अफराद हाईएस के पिछले हिस्से में थे। क्या तुम्हें यकीन आया? वो फटी हुई आंखों से मुझे देखने लगा। मैंने उसके सीने पर अपने पाँव का दबाव बढ़ाते हुए मजीद कहा, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बारे में कितनी गहरी मालूमात रखता हूँ। हमारे दो मुसल्ला साथी इस वक्त तुम्हारे घर में मौजूद हैं, जिन्होंने तुम्हारे बीवी बच्चों को निशाने पर ले रखा है। अगर तुमने हमसे ताउन किया तो तुम्हारे बीवी बच्चों को कुछ नहीं कहा जाएगा। मुसल्ला साथी वाला किस्सा मैंने उसकी सीटी गुम करने के लिए गढ़ा था। वो मुझे खासा मुतासर नजर आया। मैंने कहा, अब्दुल करीम, जिंदगी एक बार मिलती है, क्यों अपनी जिंदगी अपने बीवी बच्चों की जिंदगी को अजाब में डालते हो? अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब ना दिया तो इधर तुम जान से जाओगे, उधर तुम्हारे बीवी बच्चों को हलाक कर दिया जाएगा। बोलो क्या चाहते हो? मेरी बात मानोगे या मैं अपने साथियों को कोर्ट लखपत फोन करूं? उसकी मुज़ाहमत जवाब दे गई, अपने प्यारों की जिंदगी का सवाल बहुत ही आजमाइशी होता है। मैंने मजबूरन एक झूठ का सहारा लिया था। थोड़ी मारपीट के बाद भी उसकी जबान खुलवाई जा सकती थी, लेकिन उस कार्रवाई में वक्त आया होता और अब्दुल करीम का शदीद जख्मी होना भी लाजमी बात थी। वो बेचारा लड़ाई भिड़ाई के मामलात में कच्चा नजर आता था। उसकी आंखों में मुझे आमादगी के तासरात नजर आए तो मैंने उसके सीने से पाँव उठा दिया। वो डरते डरते उठा और कपड़े झाड़ कर खड़ा हो गया। कमजोर सी आवाज में उसने सवाल किया, आप लोगों की मुझसे और मेरे बीवी बच्चों से क्या दुश्मनी है? कोई नहीं, मैंने सादगी से कहा, लेकिन मेरी बात का जवाब अगर तुमने ना दिया तो तुम मेरे दुश्मन ही हो। मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट की मोहलत देता हूँ और मेरे खामोश होते ही गिनती शुरू हो जाएगी। बताओ, साहिल को तुमने कबीर शाह की मां पर कहां पहुंचाया है? मैं किसी कबीर शाह को नहीं जानता, वो गिगियाया। मैंने जो कुछ किया है वो वहीद साहब के कहने पर किया है। गोया तुम इस बात का एतराफ करते हो कि तुमने साहिल को रखावाली से लाहौर पहुंचाया है। मुझे ये भी मालूम नहीं कि उस लड़की का नाम साहिल है जो मेरी एम्बुलेंस में यहाँ पहुंची है। उसने सहमी हुई नजर से मुझे देखते हुए कहा, अब मेरी बात का यकीन करें, मैं साहिल या कबीर शाह से वाकिफ नहीं हूँ। वहीद साहब ने कहा कि एक लड़की को लाना है। मैंने उनका कहा मान लिया, क्योंकि मैं उनका कहा टाल ही नहीं सकता। मैंने साहिल और कबीर शाह को उलिया बयान किया तो अब्दुल करीम ने तस्दीक कर दी। मेरे सीने से एक तवील और इत्मीनान बख्श सांस खारिज हुई। वो अपनी छठी इसकी पुकार पर कान धरकर मैंने कोई गलती नहीं की थी। सफेद चादर से ढके हुए स्ट्रेचर पर साहिल की सिवा और कोई नहीं था। मुझे अपने तन बदन में एक राह सी उतरती हुई महसूस हुई। साहिल का सुराग मिल गया था, ताहम वो अभी तक मेरी पहुंच से दूर थी और उस तक मुझे सिर्फ अब्दुल करीम ही पहुंचा सकता था। मैंने कहा, तुमने जबान खोलकर अक्लमंदी का सबूत दिया है, वरना तुम और तुम्हारे बीवी बच्चे आज जान से हार जाते। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अब साहिल का पता भी जल्दी से बता दो ताकि तुम्हारी जान छूट जाए। एक लम्हे को रुककर मैंने पूछा, और तुम्हारे ये वहीद साहब कौन है? क्या बेचते हैं? तुम उनका कहा टाल क्यों नहीं सकते? वो बोला, वहीद साहब के मुझ पर बहुत एहसानात हैं। इस हॉस्पिटल में उन्होंने ही मुझे मुलाजमत दिलवाई थी, वरना इससे पहले मैं 4 नंबर रूट की वैगन चलाता था। काम ज्यादा और आमदन कम थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है गुजारा अच्छा हो जाता है। मैं वहीद साहब को दुआएं देता हूँ। किसी वहीद साहब का मेरी साहिल में दिलचस्पी लेना मेरे लिए नहायत ही अहम था। मुझे यकीन था कि उसका ताल्लुक कबीर शाह ही से होगा, यानी शोएब गौरी से। कबीर शाह अपने अड्डे से गायब हो गया। जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब पुलिस ने सऊद पर भरपूर कार्रवाई की तो कबीर शाह को फरार होने का मौका मिल गया। शोएब गौरी ने अपने दस्ते राज के फरार और रुपोशी से लाइल्मी जाहिर की थी। गुज़िश्ता रात फोन से उससे मेरी तफसीली बात हुई थी। इस गुफ्तगू में हम 2 खुले दुश्मनों की तरह एक दूसरे के सामने आ गए थे। वो शोएब ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में मुझे धमकी दी कि उसने मेरा बंदोबस्त कराने के लिए नहायत ही खतरनाक लोगों से गठजोड़ कर लिया है। शोएब की धमकी का नतीजा भी मुझे फौरन ही देखने को मिल गया। कबीर शाह का साहिल के साथ रखावाली से लाहौर पहुंचना साबित करता था कि शोएब गौरी और चौधरी नवाज़ अली में कोई नहायत ही अहम डील हो गई है। मेरी खदशात 100% दुरुस्त साबित हुए। मेरे दुश्मनों ने आपस में इलाहा कर लिया था। अब्दुल करीम के जवाबात ने अगरचे मेरी उलझन को बड़ी हद तक दूर कर दिया, ताहम अभी तक बहुत से गोशे जवाब तलब थे। मैंने उससे पूछा, तुम तो आज सुबह चौधरी निजाम दीन की लाश के साथ हॉस्पिटल से आमद नगर रवाना हुए थे, फिर रखावाली कैसे पहुंच गए? वो थूक निकलते हुए बोला, बात दरअसल ये है जनाब कि कल रात गए वहीद साहब ने मुझसे राब्ता करके कहा था कि उन्हें चंद घंटों के लिए हॉस्पिटल की एम्बुलेंस चाहिए। एक मरीजा को किसी गांव से लाहौर पहुंचाना है और ये काम आफ्ती रिकॉर्ड होगा। मैंने कहा, मैं कोशिश करता हूँ। मालूमात करने पर मुझे पता चला हॉस्पिटल में दाखिल एक मरीज का इंतकाल हो गया है और सुबह उसकी लाश अहमद नगर पहुंचाई जाएगी। अहमद नगर जाने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर से मैंने बातचीत की और उसे इस बात पर आमादा कर लिया कि उसकी जगह मैं जाऊंगा। हम लोग एक दूसरे की जगह ड्यूटी तब्दील कर लेते हैं, ये कोई खास बात नहीं। वही साहब मुझे बता चुके थे कि मरीजा को रखावाली से लाना होगा। अहमद नगर रखावाली के शुमाल में 2-2.5 किलोमीटर दूर वाक़े है, इसलिए भी ये काम आसानी से हो गया। अब्दुल करीम की बात खत्म हुई तो मुझे अपने दिल से एक ठेस उठती हुई महसूस हुई। उसने 2 मरतबा साहिल के लिए मरीजा का लफ्ज इस्तेमाल किया था। मैंने तड़प कर पूछा, क्या साहिल बीमार है? अगर वो बीमार होती तो उसे हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता। वो बोला, मैंने उसे वहीद साहब की कोठी पर पहुंचाया है। मैं नहीं जानता उस लड़की का किस्सा क्या है जनाब। वो तो इस सफर के दौरान में बिल्कुल बेहोश पड़ी रही है। एक लम्हे को रुककर उसने कहा, आपके रवैये से तो लगता है वो आपकी कोई करीबी रिश्तेदार है।
मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रखा था। साहिल की तस्दीक हो जाने के बाद एक एक पल मुझ पर क़यामत बनकर टूट रहा था। मैंने अब्दुल करीम की सुनी अनसुनी करते हुए भर्राई हुई आवाज में पूछा, वहीद की कोठी किस तरफ है? वो एक लम्हे के लिए मुझे मुतामल नजर आया। मैंने फुंकार कर कहा, अब्दुल करीम, अगर इस मरहले पर तुमने किसी गड़बड़ की कोशिश की तो मैं तुम्हारा नरखरा काटने में एक लम्हे की ताखीर नहीं करूंगा। और ये भी ज़हन में रखो कि इसके बाद तुम्हारे बीवी बच्चों का कैसा हसरतनाक अंजाम होगा। मेरे लहजे की वहशत ने उसे लर्जा कर रख दिया। वो फंसी आवाज में बोला, वही साहब उधर मुस्लिम टाउन में रहते हैं, मगर खुदा के वास्ते आप मुझे इस चक्कर से अलग कर दे। मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। साहिल मेरे लिए सब कुछ है, मैंने गूंजीली आवाज में कहा। तुमने मेरा सब कुछ बिगाड़ने की कोशिश की है, तुम खुद इस चक्कर में कूदे हो, खुद। मेरे लहजे की सफाकी बढ़ती चली गई। अब तुम किस तरह अलग होना चाहते हो? मुस्लिम टाउन काफी बड़ा इलाका है, वहीद की कोठी का ठीक ठीक पता बताओ। बात खत्म करते मैं दोनों बाजू फैलाकर उसकी जानी बढ़ा। अंदाज ऐसा था कि मैं उसकी गर्दन दबोचने का इरादा रखता हूँ। वो वैसे ज़्यादा होकर नफी में गर्दन झटकने लगा। फिर थरथराती आवाज में बोला, बताता हूँ, अभी बताता हूँ, खुदा के लिए मुझे जान से ना मारना। वही साहब आप पारा मार्केट के करीब रहते हैं। फिर उसने कोठी का जो नंबर और लोकेशन बताई, उसने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। सदफ भी हैरत से मुझे देख रही थी। अब्दुल करीम मंशा की कोठी का एड्रेस बता रहा था। मैंने जहरीले लहजे में कहा, ये सफेद रंग की एक छोटी 2 मंजिला कोठी है ना? जी जी वही। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। लेकिन यहाँ पर तो मोहम्मद मंशा नामी कोई जराइम पेशा शख्स रहता है। मैंने कहा, कोठी के गेट पर किसी शमशाद अली एडवोकेट के नाम की तख्ती लगी है। अब्दुल करीम ने कहा, जी मैंने उस लड़की को उसी कोठी में पहुंचाया है। शमशाद अली वही साहब के बड़े भाई हैं, लेकिन मंशा नामी कोई भी जराइम पेशा शख्स वहां नहीं रहता। एक बेहोश लड़की को एम्बुलेंस में डालकर किसी दूर दराज गाँव से लाहौर जैसे शहर लाया गया, फिर उसे किसी हॉस्पिटल पहुंचाने की बजाय एक कोठी में ले जाया गया। मैंने सख्त लहजे में कहा, जुर्म और किस को कहते हैं? तुम्हारे वही साहब और उसका बड़ा भाई शमशाद अली कोई शरीफ लोग नहीं हो सकते। वैसे शरीफ बदमाश किस्म के माशरी नासूरों से निमटना अच्छी तरह जानता हूँ। फिर मैंने सदफ की तरफ देखते हुए कहा, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया। मेरी आवाज में बर्राट को वादे तौर पर महसूस किया जा सकता था। वो बोली, जो वक्त हाथ से निकल गया उसका मातम क्या करना, अब हमें एक लम्हे की ताखीर नहीं करना चाहिए। मंशा की कोठी हम पिछली रात देख चुके हैं, एड्रेस मुश्किल नहीं, वो रास्ता अभी तक मेरे जहन में महफूज है। फिर वो अब्दुल करीम की तरफ देखते हुए बोली, इसका क्या करना है? क्या इसे भी वहीं पहुंचा दें? सदफ का इशारा वादे था। वहीं पहुंचा दे से उसकी मुराद खुफिया तय खाना था, जहां हमारे चंद दुश्मन पहले ही पहुंचाए जा चुके थे। उन्हीं में से एक शख्स कादर बख्श की जबानी मुझे मंशा के बारे में पता चला था। मोहम्मद मंशा इन लोगों का बास था जो किसी चौधरी दिलदार के लिए काम करता था। गोया मंशा का बास चौधरी दिलदार था। इसी तनाजुर में अगर देखा जाता तो मंशा और चौधरी दिलदार के डांडे रखा वाली के चौधरी नवाज अली से जा मिलते थे, क्योंकि साहिल को रखा वाली से मंशा की कोठी पर पहुंचाया गया था। अब ये खेल वादे होता जा रहा था। मंशा के भेजे हुए आदमियों की दुश्मनी समझ में आने लगी थी। वो लोग अगर मेरी तलाश में थे तो उसका एक ही मतलब था, चौधरी नवाज अली को मेरी तलाश थी। गोया वो अब तक हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ था। सेकंड के 10वें हिस्से में ये तमाम बातें मेरे जहन से गुजर गईं। सदफ ने इस्तफसार तो मुझसे किया, लेकिन मेरे जवाब से पहले ही अब्दुल करीम ने मिन्नत अमेज लहजे में कहा, मैंने आपसे ताउन किया है, आपके हर सवाल का जवाब दिया है। अब आप मुझे जाने दें, मुझे 3 बजे हॉस्पिटल पहुंचना है। हॉस्पिटल को फिलहाल भूल जाओ, मैंने रखाई से कहा। और ये बताओ आज तुम्हें घर कितने बजे पहुंचना था? अगर जिंदगी ने वफा की तो तुम सही सलामत घर जरूर पहुंचोगे। आप लोग वादा खिलाफी कर रहे हो, वो खफकी अमेज अंदाज में बोला। मैंने कहा, अब्दुल करीम, मैं आंखें बंद करके तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकता। तुम्हारे बयान की तस्दीक जरूरी है और मैं इस तस्दीक के लिए रवाना हो रहा हूँ, और तब तक तुम हमारे मेहमान रहोगे। मैं तुम्हें खुफिया मेहमान खाने में पहुंचा देता हूँ, जहाँ हमारे चंद और भी खैर ख्वाह मौजूद हैं। एक लम्हे को रुककर मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हारा कहा हुआ दुरुस्त साबित हुआ तो तुम जिंदा सलामत अपने बीवी बच्चों के पास जाने के लिए आजाद हो गए। वो गिगिया आकर मिन्नत समाजत करने लगा, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और खुफिया रास्ता इस्तेमाल करके उसे कोठी के तय खाने में पहुंचा दिया। वहां के नजारा देखकर उसके होश खता हो गए। वो फटी हुई नजरों से एक एक का चेहरा देखने लगा। फिर उसकी निगाह छत से झूलते हुए साबिक सिक्योरिटी गार्ड खादम हुसैन पर जाकर टिक गई। मैंने उसे रजकर हैरान होने का मौका फराहम किया और तय खाने की सूरत का जायजा लेने लगा। थोड़ी देर के बाद मैं मुतमईन होकर तय खाने से बाहर निकल आया। वहां पर मौजूद अफराद ने खासी शराफत का सबूत दिया था। वैसे शरीफ तो नहीं थे, हालात ने उन्हें बेबस करके रख दिया था। वक्त बड़ा सितम ज़रीफ है, ये बड़े से बड़े फितना परवर को भी शराफत के मुजाहरे पर मजबूर कर देता है। मैंने तय खाने से बाहर आने से पहले एक फैसला कर लिया था, और वो फैसला था अपनी जंग आप लड़ने का। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता था कि दूसरों को इस जंग का ईंधन बनाऊं। सदफ हालनुमा कमरे में मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसके पास आकर कहा, चलें? वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, फौरन चलें, एक लम्हे की ताखीर मुनासिब नहीं। सदफ, मैंने उसके साथ कदम उठाते हुए कहा, तुम यहाँ से सीधी फरीद पाशा की गुलबर्ग वाली कोठी जाओगी, या तुम चाहो तो अपने मामू के घर भी जा सकती हो, मैं तुम्हें टैक्सी में बिठा देता हूँ। वो एकदम रुक गई। मैंने बात ही ऐसी की थी कि उसे ठिठकना पड़ा। वहीदान, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं बेहद संजीदा था। साहिल तक पहुंचना और उसे हासिल करना मेरा मसला है। तुम ख्वाह मुख्वाह खुद को किसी मुसीबत में ना डालो। ये तुम अचानक बेरुखी की बातें क्यों करने लगे?
हाँ मैं ऐसा ही बेरुख हूँ, मैंने सफाकी से कहा। लेकिन मैं इन हालात में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, वो चटानी लहजे में बोली। तुम अगर चाहो भी तो मुझे रोक नहीं सकोगे। मैंने हैरत से उसे देखा, वो एक तरह से मुझे चैलेंज कर रही थी। उसका जज्बा बड़ा ताकतवर और सच्चा था। एक लम्हे को मुझे यूं महसूस हुआ अगर मैं उसकी राह बदलने की कोशिश करूं तो वो बाकायदा मुझसे भिड़ जाएगी। उसके तेवर में जारहानापन झलक रहा था। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, मुझे कुछ नहीं होगा सद्दफ, तुम बिला वजह जिद ना करो, मैं घंटे भर में वापस आ जाऊंगा। तुम 1 घंटे की बात कर रहे हो? वो होंठ पीछे हुए बोली। मैं एक लम्हे के लिए भी तुमसे अलग नहीं हो सकती और मेरी ये जिद बिला वजह नहीं है। साहिल तुम्हारे लिए नहायत ही अहम होगी, लेकिन तुम भी मेरे लिए कुछ कम अहम नहीं हो। सद्दफ ने एक ऐसी बात कह दी थी कि मेरे पाँव में गोया की जंजीर सी पड़ गई। मुझे यूं महसूस हुआ कि वो जो कुछ कह रही थी वो अटल है। उसका अज़म और इरादा माउंट एवरेस्ट को शर्मा रहा था। इस जिद्दी लड़की की संजीदगी ने मुझे अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। सद्दफ की जिद में इतनी अपनाइयत और जान निसारी थी कि मैंने हथियार फेंक दिए। फरीद पाशा ने 1 घंटे बाद फोन करने को कहा था और अब इस बात को लगभग 2 घंटे गुजर चुके थे। मेरी रेस्ट वॉच 4 बजा रही थी। मैंने कोठी से रवाना होने से पहले पाशा को फोन करने का फैसला किया। ऐन मुमकिन था कोई चौंका देने वाली अहम बात पता चल जाती। मैं जिस मुहिम के लिए निकलना चाहता था उसके अंजाम के बारे में कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता था। मैं सद्दफ को लेकर उस कमरे में पहुंचा जहां टेलीफोन की सहूलत मौजूद थी। हमने गुज़िश्ता रात यहीं से फोन करके अपने लिए टोयोटा करोला मंगवाई थी, तो इस कार पोर्च में खामोश खड़ी थी। मैंने रखवाली में पाशा की हवेली का नंबर मिलाया। अब यह फोन नंबर मुझे ज़बानी याद हो गया। वैसे भी अहम चीजों को याद रखने के लिए कोशिश की जरूरत नहीं होती। तीसरी घंटी पर फोन रिसीव कर लिया गया। रिसीवर पाशा के छोटे भाई नवीद ने उठाया। मैंने अपना तारुफ करवाने के बाद उससे भरपूर ताज़ियत की। उसने फरीद पाशा से मेरी बात करवा दी। फरीद ने ऑनलाइन होते ही पूछा, यार मैं 1 घंटे से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ, तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैंने उसे अपनी मसरूफियात से मुख्तसरन आगाह किया और पूछा, क्या रखवाली से कोई खास खबर आई है? बहुत ही खास खबर है, वो गहरी संजीदगी से बोला। वैदान, तुम्हारे वैदान ने बहुत ठीक काम किया है। साहिल को आज सुबह रखवाली से एक सफेद एम्बुलेंस में रवाना कर दिया गया है। मुझे पता चला है गुज़िश्ता रात कराची से 2 बंदे रखवाली पहुंचे थे। उनमें से एक ने छोटी छोटी दाढ़ी भी रखी हुई है। वो दोनों भी एम्बुलेंस में साहिल के साथ गए हैं और चौधरी नवाज़ अली का बेटा फैसल भी उनके हमरा है, वही जिसने मार्शल आर्ट्स वगैरह भी सीख रखा है। ये इतला चौंका देने वाली। मेरी मालूमात के मुताबिक जब मियां जाहिद हुसैन खालिया मुकीम फर्स्ट डिग्री दोजख ने साहिल को कराची से बाई रोड लाहौर रवाना किया तो फैसल उस वक्त भी उस काफिले के साथ था। छोटी दाढ़ी वाले जिस आदमी का पाशा ने जिक्र किया वो कबीर शाह था। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में 2 जो अफराद देखे थे, उनमें एक फैसल और दूसरा कबीर शाह का साथी था। एम्बुलेंस इतनी तेजी से मेरे करीब से गुजरी थी कि मैं उनकी शक्ल या हुलिये पर गौर नहीं कर सका था। मैंने फरीद पाशा से कहा, छोटी दाढ़ी वाले शख्स का नाम कबीर शाह है और ये मेरे एक तादा बतादा दुश्मन का खास बंदा है। मैंने फरीद पाशा को शुएब गौरी और उसकी तंजीम CFK के बारे में कोई खास बात अभी तक नहीं बताई थी, लेकिन अभी मुबहम अंदाज ही इख्तियार किया। वो तशवीशनाक लहजे में बोला, वैदान, लगता है चौधरी नवाज़ और कराची से आने वाले बंदों में कोई खास डील हुई है जिसके नतीजे में साहिल को यहाँ से रवाना किया गया है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है पाशा, मैंने तायदी अंदाज में कहा। यह लगभग 10 करोड़ रुपए की डील है। मेरे दोनों दुश्मन आपस में मिल गए हैं और अब मुझे उन दोनों ही से उनकी औकात के मुताबिक निमटना है। वो मेरे लहजे की संगीनी को महसूस करते हुए बोला, तुमने थोड़ी देर पहले किसी मोहम्मद मंशा का जिक्र किया है जहां साहिल को पहुंचाया गया है। मंशा का चौधरी नवाज़ और कबीर शाह से क्या ताल्लुक है? कोई बहुत ही गहरा ताल्लुक होगा, जभी तो साहिल उसकी कोठी पर पहुंचाया गया है। मैंने कहा, वैसे इतना बता दूं कि मंशा का ताल्लुक जराइम की दुनिया से है। मैं पिछले कई घंटों से उसके आलाकारों से निमट रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो वैदान? वो चौंके हुए लहजे में बोला, क्या वहाँ लाहौर में कोई गड़बड़ है? अब जरूरी हो गया था कि मैं पाशा को यहाँ के हालात के बारे में मुख्तसरन बता दूं। उसके गियाब में जिन लोगों से और जिन सरगर्मियों में मैं मसरूफ रहा था उसे आगाह करने के बाद मैंने कहा, पाशा तुम इस तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं संभाल लूंगा। मेरे ख्याल में तुम्हारे वालिद की तदफीन में अब ज्यादा वक्त नहीं, तुम वहाँ के मामलात पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे दुख में बराबर का शरीक हूँ। किस्मत को यह मंजूर नहीं कि इन सबर आदमा लम्हात में मैं तुम्हारे साथ होता। उसी वक्त किसी ने फरीद को पुकारा और उसने खुदा हाफिज कहकर फोन बंद कर दिया। हम टेलीफोन वाले कमरे से निकले तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई तीसरा शख्स भी वहां से हमारे पीछे आया हो। इस एहसास ने बेइख्तियार मुझे पलट कर देखने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मुझे वहां कोई नजर न आया। सद्दफ ने पूछा, क्या हुआ वैदान? कुछ नहीं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और उसके साथ कदम आगे बढ़ा दिए। मैं अपने एहसास के बारे में खुलकर उसे बताना नहीं चाहता था। मुझे पहले भी इस हवाले से किसी माहिर नफ्सियात से मिलने का मशवरा वो दे चुकी थी। उसे मेरे एहसास को वहम और दिमाग के खलल का नाम दिया था। हम दोनों कोठी के बैरूनी हिस्से में आ गए, लेकिन वो एहसास भी मेरे साथ चलाया। मैंने उसके बाद पलट कर नहीं देखा, लेकिन मैं बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था कि वो एहसास मेरे करीब से करीब तर आता जा रहा है। फिर मुझे यूं लगा जैसे वो एहसास इंतहाई नजदीक पहुंचने के बाद मेरे वजूद में दाखिल हो गया हो। पलक झपकने में वो मेरे जिस्म मेरी जात का हिस्सा बन गया हो।
मैं सन्नाटे में रह गया। ये मेरे लिए एक अनोखा और हैरत अंगेज तजर्बा था। हिंदुस्तान में क़याम के दौरान में मुझे बहुत सी तिलिस्मी वाक़यात से वास्ता पड़ा था। फिर नेपाल और ऋषिकेश में भी बहुत से सफली और अलवी नज़ारे देखने को मिले थे, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं जिस एहसास से गुजरा वो इन सब से मुनफरद और निराला था। गुज़िश्ता रात जब मैं सदफ के साथ इस कोठी पर आया तो भी मुझे अपने अकम में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। अगर इस नौइयत के वाक़यात सिर्फ कोठी के अंदर ही पेश आए होते तो मैं समझता उस कोठी के साथ कोई पुरस्रार या मावराई चक्कर है। पिछली रात जब हम कोठी की तरफ आ रहे थे तो हमारी जीप अचानक नाराज हो गई। फिर जीप को पुश देते वक्त मैं जिन सनसनीखेज तजर्बा से गुजरा था उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अजीम अलावा गुलबर्ग 3 वाली कोठी में भी मुझे इससे मिलते जुलते तजर्बात हुए थे। मैंने अपना नाम लेकर पुकारा जाना तो वाजे ही सुना था, और फिर वो ख्वाब जिसमें मैंने अपने अलावा खुद को देखा था, यानी बैक वक्त 2 वैतान। या इलाही, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं उन दिनों चूंकि ची की एडवांस बच के भी बाकायदगी से कर रहा था, इसलिए अपनी इन कैफियत के बारे में मैंने यही नतीजा अखज़ किया कि शायद मेरी कोई बातनी कुव्वत बेदार हो रही हो। इस मौके पर उस्ताद मोहतरम आन जहानी मास्टर हैंग भाई बहुत शिद्दत से याद आया। अगर आज वो जिंदा होता और मैं उससे इस वास्ते में होता तो वो इन पुरस्रार वाक़यात की तोजी कर सकता था। ये सच है, दुनिया का कोई भी इल्म हो वो उस्ताद की निगरानी और रहनुमाई के बगैर सही तौर पर नहीं सीखा जा सकता। मैंने इस लम्हे के लिए फैसला किया कि फुर्सत नसीब हो तो मैं किसी माहिर रूहानियत से जरूर रब्ता करूंगा ताकि मामलात की सुगुत्थी को सुलझाया जा सके। जी का दायरा कार बहुत वसी था। मैं नहीं चाहता था कि अपनी बेखबरी में कोई नुकसान उठा बैठूं। इस बात के इम्कानात बहरहाल थे कि कहीं ची की एडवांस मशकों में मुझसे कोई गलती ना हो गई हो। कोई भी इंसान हर लिहाज से मुकम्मल नहीं हो सकता। एक तरफ तो इस नजर ना आने वाले एहसास का मामला था और दूसरी जानिब उस नकली वजदान ने मुझे ज़हनी तौर पर उलझा रखा था। उसकी करिश्माकारियां बढ़ती जा रही थी। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ये ख्याल भी आया कि कहीं ये मेरे औरा का कमाल ना हो। इंसानी जिस्म से चंद इंच के फासले पर दिखाई ना देने वाली रोशनियों का एक पैकर लतीफ भी मौजूद होता है जो नस्मा या हमजाद भी कहा जाता है। लेकिन जब मैंने गौर किया तो मैंने अपने ख्याल को रद्द कर दिया। इस बैरूपिया ने पिछले कई घंटों से मुझे और मेरे साथियों को परेशान कर रखा था। वो औरा हरगिज नहीं हो सकता था। मास्टर हैंग भाई ने शाओलिन टेंपल में हमजाद पर मुझे जो लेक्चर दिया वो अभी तक मनोवन मेरे जहन में नक्श था। नकली वजदान या वो बैरूपिया हमजाद की हकीकत पर पूरा नहीं उतरता था। वैसे तो किसी कहानी और मसालेदार वाकयात में हमजाद को बहुत ही बूंदे अंदाज में पेश किया जाता है। अपना कारोबार चमकाने के लिए बाज आमरीन कामरीन इससे बड़े बड़े मादी काम लेने के दावेदार नजर आते हैं। ऐसे लोग अपने अमाल और फाल के खुद जिम्मेदार हैं। मैं उन ख्यालात में जाने कहाँ बह जाता कि सद्दफ की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वहीदान, क्या हम इसी दूध वाली गाड़ी में यहाँ से रवाना होंगे? वो मुझसे पूछ रही थी। मैंने हमजाद और अपने अनोखे एहसास के बारे में सोचने में वक्त ज़ाया नहीं किया, बल्कि चलने के दौरान में वो ख्यालात बिजली के कोंदे के मानद मेरे जहन में चमक गए थे। इंसानी जहन भी हैरत का कारखाना है। सोच की रफ्तार का तयन नहीं किया जा सकता। ये पलक झपकने में सदियों के मामलात को निपटा सकती है। मैंने सद्दफ की तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा, हाइलुक्स को तो यहाँ से निकालना ही है, उसके साथ ही हम करोला को भी ले जाएंगे। उसने ये नहीं पूछा कि क्यों। मैंने टोयोटा हाइलुक्स की ड्राइविंग सीट संभाली और सद्दफ करोला में बैठ गई। दोनों गाड़ियां कोठी से बाहर आ गई। मैंने गेट को दोबारा मुकफ्फल कर दिया, फिर सद्दफ के नजदीक आकर कहा, तुम करोला लेकर आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। शाहजमाल रोड के इख्तिताम पर एक नशेबी पार्क है जिसे शरीफ पार्क कहा जाता है। मैं दूध वाली गाड़ी को एक पार्क के किनारे छोड़ दूंगा। तुम फिरोजपुर रोड पर मुड़ने के बाद पेट्रोल पंप में दाखिल हो जाना। करोला की टैंकी फुल करवाना जरूरी है। जब तक तुम ईंधन भरवाओगी मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, फिर हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। उसने इस बात में सर को जुम्बश दी और करोला को बढ़ा दिया। 50 गज के फासले से मैं उसके पीछे जाने लगा। शरीफ पार्क एतबार से तारीखी अहमियत का हामिल है। इस पार्क में ज्यादातर क्रिकेट खेली जाती है। 2-3 सीमेंट की बेंचेस भी मौजूद हैं। एक गरीब घराने का लड़का इसी पार्क में सीमेंटेड पिच पर नेट प्रैक्टिस करने के बाद कौमी टीम तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुआ था। यह बरसों पहले का वाकया है। फरीद पाशा एक बातूनी किस्सा गो और दिलचस्प इंसान था। दीगर वाकयात के साथ उसने मुझे गरीब क्रिकेट की रुदात भी सुनाई। वो लड़का ज्यादा अरसे तक टीम में शामिल ना रह सका। वो एक ऐसा स्टार था जिसकी चमक बहुत जल्द मानद पड़ गई। क्रिकेट के उफक से वो किस तरह गुरूब हुआ ये एक अलग कहानी है। मैं टोयोटा हाइलुक्स को सड़क के किनारे खड़ा किया और पेट्रोल पंप की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर बाद हम दोनों करोला में सवार मुस्लिम टाउन की जानिब उड़े जा रहे थे। इस मर्तबा ड्राइविंग सीट पर सद्दफ मौजूद थी। गुज़िश्ता रात के आखिरी हिस्से में मैं यही गाड़ी चला रहा था। उस वक्त फरीद पाशा का असिस्टेंट तहसीन निशान पेट्रोल में खमारी रहनुमाई कर रहा था। बंशा की सफेद कोठी तक जाने वाला रास्ता मुझे अजबर था। गुज़िश्ता रात उस तरफ आते हुए एक लम्हे के लिए भी मुझे ख्याल नहीं आया कि मेरी साहिल को आज इसी कोठी में पहुंचाया जाएगा। बज़ाहिर इस बात के इम्कानात नहीं थे, इसलिए मैं ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था। तकदीर और तदबीर की जंग अदल से जारी और अबद तक रहेगी। अक्सर तकदीर की जीत होती है, लेकिन बा तदबीर इंसान हिम्मत नहीं हारता और अपनी अलग प्लानिंग से तकदीर को बदलने या चित करने की कोशिश में जुटा रहता है। फैज अहमद, कादर बख्श, रियाज अली, जमशेद, इमरान, जलाल के करतूतों से मैं ये अंदाजा तो लगा चुका था कि मंशा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है।
क्यों ये वादे नहीं हो सका था। लाला बशीर एमपीए के सपूत सिकंदर के डांडे भी मंशा से मिलते नजर आ रहे थे और ये सब बदमाश गुंडे किसी न किसी तौर चौधरी दिलदार से वाबस्ता थे, जो डिफेंस सोसाइटी की एक आलीशान कोठी में मुकीम था। मैंने इन हालात में एक लम्हे के लिए भी तस्वुर नहीं किया था कि साहिल को मंशा के पास पहुंचा दिया जाएगा, और वो भी चौधरी नवाज़ अली की मर्जी और खुशी से। मैं अब चौधरी नवाज़ अली के लाहौर नेटवर्क से टकराने वाला था। मैं उसका कराची नेटवर्क बुरी तरह तोड़ फोड़ कर रख दिया था। मियां जाहिद हुसैन जैसे शख्स का खात्मा चौधरी के लिए बहुत बड़ा ज़िया था। फर्क सिर्फ इतना था कि कराची में CFK की मदद मुझे हासिल थी, जबकि लाहौर में शोएब जैसा कमीना और सफाक शख्स मेरे दुश्मनों के हाथ मजबूत कर रहा था। पिछले 3-4 घंटों से मैं मुसलसल साहिल के बारे में सोच रहा था। इसी दौरान में मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ उसी का सुराग लगाने के लिए था, और मैं इस मकसद में तकरीबन कामयाब हो चुका था। 10-15 मिनट बाद मंशा की सफेद कोठी के सामने होता, जहां एम्बुलेंस ड्राइवर अब्दुल करीम के बकौल साहिल को पहुंचाया गया था। उसने गाड़ी को वादत रोड पर डाला तो मुझसे पूछा, वैतान, तुमने कार्रवाई के लिए कोई मंसूबा सोचा है या अंधाधुंध कोठी के अंदर दाखिल होना चाहते हो? ये वक्त अंधाधुंध अमल का नहीं है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मंजिल पर पहुंचकर मैं निशाने मंजिल खोना नहीं चाहता। हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। इस मर्तबा अगर साहिल खास से निकल गई तो मैं इससे आगे कुछ ना कह सका। गैर इरादी तौर पर जबान ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। पता नहीं क्या बात थी कि साहिल के हवाले से मेरा ज़हन खदशात की आमाज का बना हुआ था, और खास तौर पर यह अंदेशा बार बार सर उठा रहा था कि अगर इस बार मैंने साहिल का सुराग खो दिया तो फिर उसे देखने को मेरी आंखें तरस जाएंगी या बरस जाएंगी। मैं इस वहम की तोजी करने से कासिर हूँ। सदफ ने मेरे अधूरे जुमले पर चौंक कर कहा, तो क्या तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैंने उसे टालने के लिए कह दिया। वो मेरी दिली कैफियत और ज़हनी हालत को बहुत अच्छी तरह समझ रही थी, लिहाजा इस हवाले से उसने ज्यादा कुरीद ना की और तसल्ली अमेज लहजे में बोली, कुछ नहीं होगा वैदान, तुम ख्वाह मुख्वाह वहम में ना पड़ो। क्या करूं, पिछले चंद घंटों में कुछ वहमी सा हो गया हूँ। मेरे लहजे की संजीदगी बरकरार थी। वो बोली, ये मौजूदा हालात के असरात हैं, तुम्हारे आसाब बुरी तरह मुतासर हुए हैं, तुम फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए, मैंने सपाट आवाज में कहा, और सदफ ने आप 12 मार्केट के नजदीक से करोला अंदर मोड़ दी। मैं इससे खुद अपनी कैफियत को समझने से कासर था। मैं खुद को नहायत ही मजबूत आसाब का मालिक समझता हूँ, और मैंने हर इम्तिहान में खुद को ऐसा साबित भी किया है। लेकिन साहिल के मामले ने मुझे ज़हनी और आसाबी तौर पर शिकस्त का शिकार करके रख दिया था। साहिल का मामला खालिस्तन दिल का था। आज से पहले मुझे इस नोयत के मामले से वास्ता नहीं पड़ा था, शायद इसलिए भी मैंने कभी खुद को इतना जज्बाती और बेबस नहीं महसूस किया था। ये साबित हो जाने के बाद कि चौधरी नवाज़ अली ने शोएब गौरी के साथ कोई मुआहिदा कर लिया था, मेरी तशवीश में और भी इजाफा हो गया। अगर किसी डील के नतीजे में साहिल को कबीर शाह के हवाले किया गया था तो यह भी जाहिर था कि उसे जल्द अज जल्द कराची पहुंचाया जाएगा, शोएब गौरी के पास। दूसरी जानिब मंशा की दुश्मनी भी बहुत वाज़ेह हो गई थी। गेंडानुमा कादर बख्श ने मुझे बताया कि सिकंदर मंशा का दोस्त था, जिसने उसे मेरे बारे में बताया था। मंशा अपने बास चौधरी दिलदार की खुशनुदी की खातिर मुझे छापने की कोशिश में था। साहिल को मंशा की कोठी में पहुंचाए जाने के बाद भी ये साबित हो गया कि मंशा और चौधरी दिलदार चौधरी नवाज़ अली के बंदे थे। मैं ये सब सोच रहा था कि सदफ ने कोरोला उस गली में दाखिल की जिसमें 50 गज आगे मंशा का ठिकाना था। गुज़िश्ता रात मैं इस सफेद कोठी को बगौर देखा था। मैंने सदफ से कहा, तो मंशा की कोठी के सामने रुकने की कोशिश ना करो, बल्कि गाड़ी को आगे निकाल ले जाओ। उसने मेरी बात पर अमल की। जब कोरोला गली के नुक्कड़ पर पहुंची तो मैंने सदफ से कहा, वो गाड़ी को बगली गली में दाखिल करके रोक दे। उसने एक मरतबा फिर मेरी हिदायत पर अमल किया और गाड़ी को मेरे मतलूबा मुकाम पर रोक दिया। ये जगह मंशा की कोठी से नजर नहीं आती थी, ताहम वहाँ खासी खामोशी और सन्नाटा था। यह मुकाम कोठी की अकबी गली से मुल्हिक था, जहाँ हमारी गाड़ी किसी दुश्मन की नजर में आए बगैर महफूज रह सकती थी। मैंने गाड़ी से बाहर आने से पहले सदफ से कहा, हम दो तरफ से कोठी में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। दोनों का तरीका कार मुख्तलिफ होगा, लेकिन मकसद एक ही होगा। वो पूरी तवज्जो और सवालिया निगाह से मुझे तकती रही। मैंने मजीद कहा, हम अपना अपना बैग साथ लेकर जाएंगे। तुम खुद को घरेलू इस्तेमाल की अशिया की सेल गर्ल दायर करोगी और चौकीदार को बातों में लाकर कोठी के गेट से अंदर दाखिल होने की कोशिश करोगी। जब चौकीदार तुम्हारी लच्छेदार बातों में उलझा हुआ होगा, मैं कोठी की अकबी दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो जाऊंगा। क्या तुम ऐसा कर लोगी? मेरा आखिरी जुमला किसी चैलेंज से कम नहीं था। वो ठोस लहजे में बोली, यकीनन कर लूंगी, तुम मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। लेकिन क्या जरूरी है कि मैं सेल गर्ल का रोल ही अदा करूं? मैं एक डॉक्टर की हैसियत से भी तो ये काम निकाल सकती हूँ। एक ऐसी डॉक्टर जो किसी खतरनाक मर्ज से आगाही और उसके इलाज के सिलसिले में लोगों को मुफीद मालूमात फराहम कर रही हूँ। मेडिकल मेरा शोबा है, इस हवाले से मैं ज्यादा अच्छी अदाकारी कर सकूंगी। क्या ख्याल है? गुड आइडिया, मैंने संजीदा अल्फाज में कहा। तुम एक डॉक्टर का नाटक ही करो। वैदान, इस तरफ आते हुए कोठी के गेट पर कोई चौकीदार वगैरह नजर नहीं आया? उसने सरसरी लहजे में कहा, और खासी खामोशी भी महसूस हो रही थी। यूं लगता है कोठी के अंदर कोई मौजूद ना हो। मैंने कहा, यह खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा भी हो सकती है, लिहाजा मैं किसी किस्म की खुशफहमी में मुबतला नहीं होना चाहिए। ओके, वो फैसला कुन लहजे में बोली। मैं हर कदम पर मोहतात रहूंगी।
फिर हम दोनों गाड़ी से बाहर आए। हमने खासी गर्मजोशी से हाथ मिलाए और अपनी अपनी समत को रवाना हो गए। मैं सफेद कोठी के अगली हिस्से में पहुंचा ही था कि कोठी के अंदर कहीं घंटी की आवाज सुनाई दी। मुझे ये समझने में देर ना लगी कि सद्दफ ने डोर बेल पर उंगली रख दी थी। वो दिन का वक्त था, अगर चक भी गली में कोई बंदा बशर दिखाई नहीं दे रहा था, तब फिर भी एहतियात की जरूरत थी। कोई जरा सी कोताही काम बिगाड़ सकती थी। मैंने चौकन्ना नजर से कोठी की बालाई मंजिल का जायजा लिया। वहां मुझे कोई नजर ना आया। इसी दौरान में सद्दफ ने दूसरी मर्तबा घंटी बजा दी। मैं कान लगाकर अंदर पैदा होने वाली आवाजें सुनने लगा। अगले लम्हे मेरी उम्मीद भर आई। मेरे कोठी का गेट खुलने की आवाज सुनी। सद्दफ की घंटी ने काम कर दिखाया था। मैंने नहायत ही एहतियात के साथ उछलकर अकबी दीवार की मुंडीर पकड़ी और उचक कर दीवार के ऊपर चढ़ गया। फिर अगले ही लम्हे मैं कोठी के अंदर कूद चुका था। मेरे कदमों को नरम और दबीज घास ने बोसे दिए। वो अकबी लान था। मैं उठकर पूरी तरह संभला भी नहीं था कि कोठी के सामने वाले हिस्से में मुझे गैर मामूली शोर सुनाई दिया। इस शोर में मारपीट की आवाज भी शामिल थी। मैं एक लम्हे में समझ गया वहां कोई गड़बड़ हो गई थी। दौड़ते हुए कदमों की मखसूस दमक के बीच में मैंने सद्दफ की मखसूस चीख सुनी। ये चीख हर मार्शल आर्टिस्ट का खासा होती है, जो यैलिंग कहलाती है। मार्शल आर्टिस्ट अपने मद्दे मुकाबिल पर भरपूर हमला करते वक्त तेज आवाज में यैल करता है। सद्दफ के अमल ने मुझे पलक झपकने में बावर करा दिया कि वो तमतराक से मैदान अमल में कूद पड़ी थी। इंतजार के लम्हात गुजर चुके थे। मैंने एक पल जाया किए बगैर सद्दफ की समत दौड़ लगा दी।